हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा अभी का चैप्टर चल रहा है मौर्य काल के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं भाग में डिवाइड करके। आज की वीडियो हमारी होगी भाग 4 की। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मौर्यकालीन समाज और आर्थिक जीवन के बारे में। अगर दोस्तों आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए ताकि आगे की जानकारी आप सभी को आसानी से प्राप्त हो जाए। और जान लेते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी। आज की वीडियो में हम जानेंगे मौर्यकालीन लोगों का सामाजिक जीवन काफ़ी अच्छा था। साम्राज्य में शांति होने के कारण, कृषि तथा उद्योगों के उन्नत होने के कारण वाणिज्य तथा व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप उस समय लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले आता है संयुक्त परिवार के बारे में। तो संयुक्त परिवार में हम जानेंगे कि मौर्यकालीन समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। घर के वृद्ध व्यक्ति को घर का मुखिया कहा जाता था या माना जाता था। वह सदस्यों की देखभाल करता था। परिवार के सभी सदस्य उसका आदर करते थे। परिवार में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। आगे है दोस्तों स्त्रियों की स्थिति या स्त्रियों की दशा के बारे में। तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों के जन्म को बुरा समझा जाता था। उनकी दया दयनीय थी, बहुत बुरी थी। उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था या उन्हें शिक्षित नहीं करवाया जाता था। कोई भी स्त्री अपनी पिता की या अपने पति की अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्हें पुनर्विवाह करने की अनुमति भी प्राप्त थी। इसके अलावा उन्हें तलाक देने का भी अधिकार प्राप्त था। आगे है दोस्तों जाति प्रथा के बारे में। तो मौर्यकालीन समाज में हम जाति प्रथा के बारे में जानेंगे यहाँ पर कि मौर्यकालीन समाज में जाति प्रथा अधिक जटिल थी। उस समय 4 जातियाँ जो थी प्रचलित थी। पहली ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और शूद्र। ये जो 4 जातियाँ थी उस समय प्रचलित थी, जो कि आगे के कई वर्षों तक प्रचलित रही। समाज में ब्राह्मणों का काफ़ी आदर सम्मान किया जाता था। उस समय अंतरजातीय विवाह के कारण कई उपजातियां भी अस्तित्व में आई। कुम्हारों, जुलाहों, नाइयों, मदारियों को हीन जाति का समझा जाता था। आगे है दोस्तों दास प्रथा के बारे में कि मौर्यकालीन समाज में जो दास प्रथा थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उस समय दास प्रथा प्रचलित थी। भारतीय दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था यूनानी दासों के मुकाबले में। यानी कि जो यूनानी दास थे उनके मुकाबले में भारतीय दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। दासों को धन कमाने तथा बाल बच्चों का पालन पोषण करने की अनुमति थी। यदि कोई दास स्वामी को, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों अगर कोई दास होता था, किसी शासक ने या स्वामी ने उसको खरीद लिया होता था किसी मूल्य को चुकाकर, तो अगर कोई दास उस मूल्य को चुका देता था अपने स्वामी या अपने शासक को, तो वह मुक्त हो जाता था उनकी दासता से। आगे है दोस्तों लोगों के नैतिक स्तर के बारे में। तो लोगों के नैतिक स्तर के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो लोगों का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। लोग सच्चा तथा ईमानदारी वाला जीवन व्यतीत करते थे। चोरों और अपराधियों की संख्या बहुत कम थी। यानी कि उस समय जो कानून व्यवस्था थी मौर्यकालीन समाज की या मौर्यकालीन समय की, वो बहुत ही कड़ी थी। किसी भी अपराधी को अपराध करते हुए अगर पकड़ लिया जाता तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था, जिस कारण उस समय अपराध जो थे वो नामात्र के होते थे। यही कारण था कि दोस्तों उस समय के लोग जो थे अपने घरों को खुला छोड़कर या अपने मकानों को खुला छोड़कर चले जाते थे और किसी प्रकार की चोरी चकारी वहाँ उस समय में नहीं हुआ करती थी। लोग न्यायालयों में, यही कारण था कि दोस्तों लोग न्यायालयों में बहुत कम जाते थे। आगे है दोस्तों मनोरंजन के बारे में। यानी कि मौर्य काल के लोग जो थे अपना मनोरंजन किस प्रकार से किया करते थे, यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करेंगे। कई साधनों से ही अपना मनोरंजन मौर्य काल के लोग किया करते थे। जैसे कि लोग त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। वह लोग नृत्य तथा संगीत के बड़े शौकीन थे। लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक खेले जाते थे। उस समय लोग खेल तमाशे खेला करते थे। उस समय में लोग जो थे जुआ और शतरंज भी खेला करते थे। इसके अलावा लोग घुड़दौड़, पशुओं की लड़ाइयाँ देखते थे। राजा अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेलते थे।
आगे है दोस्तों मौर्यकालीन समाज में लोगों की वेशभूषा के बारे में, यानी कि उनके पहरावे के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मौर्य काल में लोग सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहनते थे। श्रृंगार के लिए वह लोग गहनों में सोने, चांदी, मूल्यवान रत्नों और हाथी दांत का प्रयोग किया करते थे। जो गहने थे दोस्तों उस समय पुरुष और स्त्रियों दोनों में प्रचलित थे, दोनों ही गहनों का प्रयोग किया करते थे। आगे है दोस्तों मौर्यकालीन लोगों के भोजन के बारे में, यानी कि वह किस प्रकार का भोजन खाते थे या किया करते थे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मौर्यकालीन लोगों का भोजन में वह लोग चावल, जौ तथा गेहूं का अधिक मात्रा में प्रयोग किया करते थे। वह मांस भी खाते थे। लोग दूध और उससे बनी वस्तुओं के साथ साथ मद्यपान का प्रयोग करते थे। उस समय इसे अच्छा समझा जाता था, यानी कि मद्यपान को जो है उस समय अच्छा समझा जाता था। आगे है दोस्तों शिक्षा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि मौर्यकालीन समाज में शिक्षा के बारे में क्या कहता है हमारा ये पॉइंट, यहाँ पर हम यही जानेंगे। अशोक के शिलालेखों और स्तंभों पर अंकित लेखों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय जनसाधारण भी काफ़ी शिक्षित था, क्योंकि उस समय शिक्षा के प्रोत्साहन देने के लिए मौर्य शासकों ने प्रशंसनीय योगदान दिया। उस समय शिक्षा गुरुकुलों, मठों और विहारों में ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लोगों को सामान्य शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला, उज्जैन तथा बनारस उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते थे। आगे है दोस्तों मौर्यकालीन समाज के आर्थिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो उनके आर्थिक जीवन में आता था वह कृषि था। कृषि के बारे में हम कहें तो यह लोगों का मुख्य व्यवसाय था। उस समय के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था। अधिकतर लोग जो थे कृषि किया करते थे। यह राज्य की आय का मुख्य साधन भी माना जाता था, यानी कि अधिक लोग जो थे कृषि का व्यवसाय करते थे, जिस कारण राज्य की आय का मुख्य साधन भी कृषि ही होता था। जिस कारण इस पर मौर्य शासकों ने इस पर अधिक ध्यान दिया। किसानों को सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं प्राप्त थी। बंजर भूमि को प्रयोग में लाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाते थे। सिंचाई के साधनों को उन्नत करने के लिए प्रयत्न किए जाते थे। परिणाम स्वरूप फसल की उपज अधिक हुआ करती थी। मौर्य काल की उस समय की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, जौ, कपास तथा गन्ना थी। आगे है दोस्तों उद्योग धंधे, यानी कि उस समय के जो प्रचलित उद्योग धंधे थे उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मौर्य काल में उद्योग प्राप्त उन्नत वाले थे। मौर्य काल में कपड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था, यानी कि उस समय जो कपड़ा उद्योग था वो अधिक प्रसिद्ध था धंधों में। सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता था। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। लकड़ी उद्योग भी काफ़ी विकसित था उस समय में। कपड़े के अलावा आगे जो उद्योग था प्रचलित उस समय का वह लकड़ी का उद्योग था। बहुत से लोग सोने, चांदी, तांबा तथा लोहे की खानों में काम करते थे। मौर्य काल में शिल्प उद्योग भी, कपड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग, सोने चांदी की खानों में काम करने के अलावा लोग शिल्प उद्योग भी किया करते थे, जो कि उन्नत वाला था। लोग शस्त्र, बर्तन तथा आभूषण बनाने के उद्योगों में भी काम करते थे। आगे है दोस्तों पशुपालन के बारे में। पशुपालन के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो अधिकतर कबीले के लोग पशुपालन का कार्य करते थे। वह लोग गौएं, भैंसें तथा भेड़ बकरियां पालते थे। व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण सरकार ने अपने अलग डेयरी फार्म खोले हुए थे। आगे है दोस्तों संगठित श्रेणियाँ, यानी कि उस समय की जो व्यापारिक संगठित श्रेणियाँ थी वो आपस में मिलकर एक नई संगठित श्रेणी का निर्माण करती थी। उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मौर्य काल में कारीगरों तथा शिल्पकारों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए संगठित श्रेणियाँ कायम कर ली थी। श्रेणी का नेतृत्व जेठक करता था। श्रेणियाँ व्यापार के लिए नए क्षेत्र की खोज करती थी। जेठक अपनी श्रेणी में कार्य करने वाले कारीगरों तथा शिल्पियों के कामों की देखभाल करते थे। श्रेणी द्वारा तैयार किए गए सामान का सरकार की ओर से निरीक्षण किया जाता था। आगे है व्यापारिक नियम के बारे में। तो व्यापारिक नियम के बारे में हम यहाँ पर बात करें। मौर्य शासकों ने व्यापार को उन्नत करने के लिए बहुत से व्यापारिक नियम बनाए थे। वस्तुओं में मिलावट करने वाले को दंड दिया जाता था।
वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता था मौर्यकालीन समय में। आगे है हमारा अंतिम और आखिरी पॉइंट आंतरिक एवं बाहरी व्यापार के बारे में कि उनका व्यापार किन किन से होता था। मौर्य काल में आंतरिक तथा बाहरी व्यापार बहुत उन्नत वाला था। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। अधिकांश व्यापार सीरिया, मिस्र, रोम, यूनान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ होता था। प्रमुख व्यापार केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र थे। विदेशों को हीरे, मोती, सुगंधित वस्तुएं, सूती तथा रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी का सामान, औषधियाँ, गर्म मसाले और नील आदि निर्यात किया जाता था। आगे है भारत विदेशों से सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का आयात करता था। ये था दोस्तों निर्यात करता था जो भारत। आगे है ये भारत आयात करता था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।